नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्नों के 55 मॉडल पेपर करने के बाद में अपन ने स्टार्ट किए हैं संपूर्ण सिलेबस से मॉडल पेपर, जैसा आपके रीट में आता है। और पिछला पेपर आप लोगों ने देखा होगा कितना शानदार वो मॉडल पेपर था, बिल्कुल परीक्षा में आने योग्य। और आज का अपना मॉडल पेपर रहेगा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4। 3 अपलोड किए जा चुके हैं पूरे सिलेबस से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट का नाम है साथियों मनोविज्ञान मॉडल पेपर सीरीज, इस नाम से प्लेलिस्ट का लिंक है, और आप उसके ऊपर जा करके वो तीनों मॉडल पेपर भी कर सकते हैं। और यह मॉडल पेपर ही निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, ये दावा है मेरा। आप पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न जिस भी बच्चे ने हमारे द्वारा करवाए गए हैं उनको अगर पूरा किया तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा। और विज्ञान की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है, और साथियों बहुत अच्छी आप लोगों को लग रही है, और मैंने बहुत मेहनत इस चीज़ में की है। वाकई में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, पहला आपका प्रश्न साथियों बिना समय गवाए स्टार्ट कर लेते हैं कि संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है शरीर, विकास, अभिवृद्धि और संवेग। तो संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को, पूरे शरीर में जितने भी पक्ष होते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई सा भी पक्ष हो, सबको दिखाएगा आपका विकास। तो ऑप्शन है 2 मित्रों सही आंसर रहेगा। वृद्धि जो वो सिर्फ शारीरिक पक्ष की होती है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो वो सही आंसर होगा। संवेग सिर्फ संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है। शरीर है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित है, लेकिन विकास वो सभी पक्षों में होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। तो पहले में दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका प्रश्न, बाल विकास के अध्ययन है, बाल विकास अध्ययन के उद्देश्य सॉरी बाल विकास अध्ययन के उद्देश्य है भविष्यवाणी, निर्देशन, नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। भविष्यवाणी भी अपन कर सकते हैं बाल विकास के अध्ययन से, निर्देशन भी दे सकते हैं, निर्देश भी दिए जा सकते हैं, और नियंत्रण भी इस पर संभव है, यानी कि नियंत्रण भी अपन कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे निश्चित रूप से सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 23 जोड़े, 46 जोड़े, 24 जोड़े या 48 जोड़े। तो मित्रों गुणसूत्र की संख्या तो होती है 46, लेकिन जोड़े कितने होते हैं मनुष्य में? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपके 46 गुणसूत्रों में अपन देखें तो एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र जो है वो आपके लैंगिक एक प्रकार से जिसको बोलेंगे अपन, है ना, और बाकी के सारे आपके कायिक गुणसूत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विकास की अवस्था जिसमें स्वाभाविक संवेग रोके नहीं जा सकते, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा कि विकास की वह अवस्था जिसमें स्वाभाविक संवेग रोके नहीं जा सकते। तो स्वाभाविक रूप से जो संवेग उत्पन्न होते हैं उनको रोका नहीं जा सकता शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका आंसर होगा। ठीक है, चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए एक प्रकार से जो शैशवावस्था आपकी होती है उसमें जो संवेग अपने आते हैं, चाहे वो रोने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो स्वाभाविक संवेग होता है और रोका नहीं जा सकता साथियों वो। ठीक है। और बाल्यावस्था जो होती है वो संवेगात्मक स्थिरता की अपन एक प्रकार से अवस्था बोलते हैं। संवेगात्मक स्थिरता जो वो बाल्यावस्था में आती है। ठीक है, संवेगों में इसमें स्थिरता आ जाती है। और इसके अलावा किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में मित्रों संवेगों की प्रबलता अधिक हो जाती है। एक प्रकार से संवेग क्या हो जाते हैं, संवेगों की प्रबलता जो है वो अधिक हो जाएगी, और संवेग जो एक प्रकार से अपन अधिक तेजी से प्रदर्शित करेंगे ना। और आपका जो किशोरावस्था उसमें साथियों क्रमबद्ध रूप से अपन चिंतन भी करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो प्रौढ़ावस्था तो होगा नहीं, तो शैशवावस्था मित्रों इसका सही आंसर होगा कि स्वाभाविक संवेग रोके नहीं जा सकते। तो शैशवावस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर, और बहुत अच्छा प्रश्न है। लगभग लोगों को लगेगा कि किशोरावस्था होगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका एक ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो चीज उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी चिंतन कर पा रहा है, तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में है? यानी कि बच्चे के सामने चीज नहीं है फिर भी उसके बारे में वो चिंतन कर पा रहा है, तो वो किस अवस्था में है? संवेगात्मक गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? देखिए प्यारे साथियों, अगर जो बच्चा है वो आपका एक प्रकार से अपन देखें कि उसके सामने वस्तु नहीं है और उस फिर भी वो चिंतन कर पा रहा, तो ये चिंतन कौन सा कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। कौन सा कहलाएगा प्यारे साथियों? इस चिंतन को अपन बोलते हैं अमूर्त चिंतन। तो अगर व्यक्ति अमूर्त चिंतन कर रहा है, बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो साथियों कौन सी अवस्था में होगा? मूर्त में नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होगा, और
संवेदात्मक गामक में भी नहीं होगा, ये होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए औपचारिक संवेगात्मक अवस्था जो वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की उम्र में लगभग जो वो आपकी बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा। वहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो मूर्त रूप से चिंतन इसमें करता है, यानी कि जो चीज़ सामने है उसके बारे में सोच पाता है, तो ये 7 से 11 वर्ष की उम्र जो है वो बताई गई है। इसके अलावा 2 से लेकर के 7 वर्ष की उम्र को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष की उम्र को संवेगात्मक गामक अवस्था जो है वो बताई गई है आपकी। संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य बालक किस अवस्था में बोलना सीखते हैं? सामान्य बालक किस अवस्था में मित्रों बोलना सीखते हैं? 11 माह, 16 माह, 20 माह या 24 माह? तो सामान्य बालक जो होता है साथियों वो 11 माह की उम्र में बोलना सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट है प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, लेकिन 11 माह इसका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? प्रक्षेपी, प्रश्नावली, साक्षात्कार या समाजमिति? कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि है मित्रों इसमें व्यक्तित्व के मापन की? तो प्यारे साथियों, व्यक्तित्व मापन में आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं, प्रक्षेपी विधियां होती हैं, अप्रक्षेपी विधियां होती है। ये कुछ विधियां होती हैं। इनमें कौन कौन सी विधि शामिल अगर अपने को पता है तो अपन आराम से बता सकते हैं, और जब मैंने पढ़ाया साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताया था। तो प्यारे साथियों देखिए, प्रक्षेपी विधि तो ये नहीं होगी, ठीक है भाई। वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपी विधि तो अपने आप में एक अलग प्रकार है, तो अपने को पूछा वस्तुनिष्ठ है तो प्रक्षेपी तो ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गलत होगा, नहीं होगा। समाजमिति जो विधि है मित्रों वो आपकी कौन सी विधि होगी? वस्तुनिष्ठ विधि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगर वहीं अपन बात करें मित्रों प्रश्नावली और साक्षात्कार की, तो ये क्या है? आपके व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं मित्रों? आत्मनिष्ठ विधियां। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समाजमिति विधि जो कि J.L. मोरेनो के द्वारा दी गई है वो आपकी क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है, मोरेनो इसके द्वारा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? तार्किक रूप से नियंत्रित और वास्तविकता के ऊपर आधारित, तो ये तो आपका कौन रहेगा? ईगो यानी अहम। ऑप्शन नंबर 2 इसका मित्रों सही आंसर होगा, ठीक है, अहम इसमें आएगा आपका 8 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल अहम आएगा, ईगो, ठीक है। इसके अलावा इड जो होता है, इदम जो होता है आपका वो नैतिकता से बिल्कुल परे होता है। इसे पशुत्व से इसकी तुलना की जाती है, पशु के समान है ना, तो नैतिकता से ये इड तो परे होगा, इदम तो। ईगो जो है वो तार्किक रूप से नियंत्रित और वास्तविकता के नियम पर आधारित है। वही परम अहम यानी सुपर ईगो की अगर बात की जाए तो मित्रों सुपर ईगो जो है वो एक प्रकार से देवत्व के भाव पर आधारित है, यानी कि मैं ही ईश्वर ऐसी भावना आ जाना, यानी कि एक प्रकार से नैतिक आदर्श भी नैतिकता के स्तर की, या सॉरी नैतिकता जो है वो आदर्श स्तर की इनमें होगी, और यहाँ पे इदम में कोई नैतिकता वगैरह नहीं होती, पशुत्व के समान माना जाता है। ईगो जो है वो वास्तविकता से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जो वास्तविकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? 1 उन्नति के लिए मापन में सहायक, 2 बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, 3 बालकों को वर्गीकृत करने में, 4 अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत कौन सा ऑप्शन देता है? तो वो देगा ऑप्शन नंबर 2। भाई बुद्धि लब्धि का मापन किया और अगर कम आई तो शिक्षक जो है, देखिए बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अपन बोल देते कि ये बच्चा तो पढ़ाई में कमजोरी है पहले से, इसकी बुद्धि लब्धि कम है, तो बुद्धि लब्धि का लेवल लगा करके टीचर बोल देता है कि इसकी बुद्धि लब्धि कम है इसलिए ये नहीं सीख पाएगा, और इसमें वह अपनी अकुशलता, वो खुद कुशल नहीं है बच्चे को सिखाने में, इसलिए वो अपनी कुशलता छिपा रहा है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा मित्रों इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति। दूसरा संडे को किस समाज, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका एक प्रकार से समाज, ठीक है, स्वयं का विश्लेषण और समाज का भी विश्लेषण जो कर सके
वो योग्यता, तो ये भी योग्यता होती है इसमें। और तीसरा है समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता इनमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है वो पूछा है, तो निश्चित रूप से साथियों इनमें समस्या समाधान की कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती है भाई। संवेगात्मक बुद्धि तो अर्जित की जाती है, एक प्रकार से बढ़ाई जा सकता है उसको तो। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि तो अपन हासिल कर सकते हैं। उसके आयाम दे रखे हैं आपको, प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और आपका चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, तो ये सारी चीजें। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही नहीं है, आयाम नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? वाचक, राजनीतिक नेता या शल्य चिकित्सक या कवि? तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले, भाई बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार शारीरिक गति बुद्धि भी है। ठीक है, तो इसमें शारीरिक गति बुद्धि में कौन सा व्यक्ति इसमें आएगा? तो वो आएगा शल्य चिकित्सक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? एक, वह जो अमूर्त रूप से सोच सकता है, तो ये तो होगा निश्चित रूप से। अगला, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो ये भी होगा। तीसरा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, रटने वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या फिर अजनबियों से निपटने में? तो रक्षा तंत्र जो है वो दबाव से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। बच्चे अभी वास्तव में, आप लोग भी जो वो प्रेशर में देखिए, काफ़ी साथी आए हुए होंगे कि एग्ज़ाम पास में आ गई है और मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है, बहुत कुछ पढ़ लिया फिर भी यही लगता है, तो इस दबाव से निकलिए आप, है ना। ऐसी देखिए, आपने अगर पढ़ा है तो निश्चित रूप से वो आपको याद है, बस वो आपको अभी लग रहा है कि याद नहीं है, बाकी याद है वो वास्तव में आपके सामने जब प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप सही करोगे। लेकिन ये थोड़ी होता है कि जो पढ़ लिया वो सब कुछ एनी टाइम कभी भी पूछ ले तो पूरा रट्टा मार के अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझ के करते हैं तो प्रश्न जब सामने आएगा तब आराम से अपन उसको कर पाएंगे। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी दबाव में नहीं आना है। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। तीसरा, मानसिक विकास का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। और 4 है इनमें से सभी। तो मानसिक विकास का न होना, इस ऑप्शन के कारण इनमें से सभी तो नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति ये तो बात ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 जो पूरे तरीके से सही रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका 1 अपन मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन को कहते हैं? शैक्षिक मंदता, विमंदित या मंदबुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़ा? तो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन को अपन कहते हैं शैक्षिक मंदता, ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न की अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है? भागने की प्रवृत्ति का होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। तीसरा, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अवधान यानी कि ध्यान नहीं दे पाता बच्चा। चौथा, अभिप्रेरणा का अभाव। तो देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है ऑप्शन नंबर 3, अवधान संबंधी बाधा या विकार का होना। ध्यान नहीं दे पाता है बच्चा, सीख नहीं पाता है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर जो वो रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? 1, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। दूसरा, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। तीसरा, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग द्वारा यानी कि सहपाठियों द्वारा शिक्षण। अगला आपका अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जो व्यू रचना या तरीका वो है सहकारी अधिगम का उपयोग, यानी कि बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़े, पीयर ट्यूटरिंग करें यानी सहपाठियों के द्वारा एक दूसरे से पढ़ें, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर जो वो रहेगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ चलिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? 1, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। दूसरा, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना। और चौथा है सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो मित्रों इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। भाई मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, अगर
उनके लिए अपने को देखना है कि कौन सी शिक्षण विधि काम करेगी, कौन सी विधि से वो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो वह कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अपन बता रहे हैं वो चीज़ उसके सामने रख करके उनको समझाया जाए तो निश्चित रूप से ज़्यादा उनको समझ में आ जाएगा। यानी एक प्रकार से प्रदर्शन करते हुए सिखाया जाए, यानी प्रदर्शन विधि का जो उपयोग अगर किया जाए तो मानसिक पिछड़े बालकों के लिए बहुत अच्छी बात उसमें रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन किसका है? अधिगम विकास का प्रक्रम है, ये साथियों वुडवर्थ ने कहा, सब लोगों को पता है। वुडवर्थ यानी कैसे याद करेंगे? वुड यानी लकड़ी, लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ से। और पेड़ का मतलब क्या होता है मित्रों? पेड़ यानी कि आपका पेड़ पर चढ़ने के लिए भी, पेड़ पे चढ़ना भी क्या है? विकास का प्रक्रम ही है। तो इस प्रकार से थोड़ा याद कर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ना भी प्रक्रम है और अधिगम विकास का भी एक क्या है? प्रक्रम है। तो अधिगम विकास का प्रक्रम है और पेड़ पर चढ़ना भी एक प्रक्रम है। इस प्रकार से अपन जो वो याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या तत्परता का नियम। तो देखिए 3 नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं मुख्य नियम। 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, ये 3 नियम उन्होंने दिए हैं मुख्य नियम। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बहुप्रतिक्रिया नियम, तो टोटल 5 जो है वो आंशिक नियम भी दिए हैं, एक प्रकार से आंशिक क्रिया के नियम भी दिए हैं, जिनको अपन याद करते हैं बम आसी आत्मा पर। इस ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था, बम आसी आत्मा पर, इससे याद करवाया था। ठीक है, अब देखिए बै से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक प्रकार से बहुप्रतिक्रिया हो जाएगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, फिर आसी, ठीक है, तो आसी से आंशिक क्रिया का नियम। और मैं से अपन बोल सकते हैं मनोवर्ती का नियम। आपका आत्मा या सह से अपन बोलते हैं यहाँ पे शास्त्रीय का नियम और एक आत्मीकरण का नियम। तो इस प्रकार से 5 नियम बताए थे भाई। एक तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, एक आपका मनोवर्ती का नियम, एक वो आत्मीकरण का नियम, या फिर आत्मीकरण का इससे ले सकते हैं, आंशिक क्रिया का नियम ले सकते हैं इससे, और सी से आपका या स से शास्त्रीय का नियम। इस प्रकार से थोड़ा बहुत याद किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो सही रहेगा, बहुप्रतिक्रिया नियम, यानी बच्चा बहुत सी क्रियाएं करते हुए सीखता है या व्यक्ति बहुत सी क्रियाएं करते हुए सीखता है। ये थॉर्नडाइक का जो वो आपका आंशिक क्रिया का नियम कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। बाकी आपके मुख्य नियम है। चलिए 21वां प्रश्न, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वो क्या कहलाएगा? तो निश्चित ही जो वातावरण के संपर्क में जाने पे विकसित होगा वो जन्मजात तो हो ही नहीं सकता, न वो प्राकृतिक हो सकता। प्राकृतिक और जन्मजात एक ही बात है मित्रों। तो अर्जित प्रेरक यहाँ पे होगा, वह प्रेरक जो अपन ने अर्जित किया है वो वातावरण से अपन अर्जित करेंगे। प्रेरक से वातावरण में जाएंगे तो वो और विकसित हो जाएगा। तो ऑप्शन है 2 मित्रों, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा में संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम बताना है। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, और चौथा है आवश्यकता, प्रोत्साहन और प्रणोद। तो मित्रों सही क्रम इसका क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसका सही आंसर जो वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, सुल्तान चिंपैंजी पर परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? थॉर्नडाइक अंतर्दृष्टि सिद्धांत, थॉर्नडाइक पुनर्बलन का सिद्धांत, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या कोहलर अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंध का सिद्धांत। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो साथियों प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? आपके कोहलर के द्वारा किया गया था। क्योंकि थॉर्नडाइक ने तो किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर प्रयोग जो वो थॉर्नडाइक ने किया था, जिसको प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। तो वो तो थॉर्नडाइक की है, लेकिन कोहलर ने जो है वो चिंपैंजी पे प्रयोग किया और उसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से अपन जानते हैं, इनसाइट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। वहीं अगर साथियों बात करें अपन पुनर्बलन के सिद्धांत की, तो ये CL हल के द्वारा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न है कि बच्चों को सिखाने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, दूसरा है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, तीसरा निरंतर गृह कार्य देते रहना, और चौथा सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना।
तो 24 के प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा सही रहेगा। अधिगम योग्य वातावरण अपन इससे क्रिएट कर पाएंगे आराम से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न की 70 की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक या संकलनात्मक। तो प्यारे साथियों, अपन देखिए संकलनात्मक आकलन यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि संकलनात्मक आकलन जो होता है उसको योगात्मक आकलन भी बोला जाता है। और योगात्मक आकलन जो होता है साथियों, उसका उपयोग 70 की समाप्ति पे होता है कि बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। निदानात्मक में कमी देखी जाती है। और निर्माणात्मक मूल्यांकन आप लोगों को पता है कि प्रकार से इसमें पाठ के साथ साथ ये चलता रहता है, करते रहते हैं अपन, है ना भाई। पाठ के साथ साथ बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, ये सारी चीज़ें कहाँ कमी है, ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको अपन बोलते हैं, जिसको रचनात्मक भी बोला जाता है, उसमें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन से सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, दूसरा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हेतु, तीसरा सीखने के दस्तावेज के संधारण हेतु, और 4 है राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आशंकाओं की क्रियान्विति हेतु समन्वित प्रयास। तो देखिए निम्न में से कौन से सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा सीखने के दस्तावेज के संधारण हेतु। देखिए सीखने के प्रतिफल में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो है सीखने के प्रतिफल की कोई अलग से डायरी बनाई जाए या दस्तावेज संधारण किया जाए प्रत्येक बच्चे के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका मित्रों इसका सही आंसर जो वो हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। दूसरा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित होता है। तीसरा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। और चौथा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन साथियों सांख्यिकी सत्यापन के आधार पे नहीं किया जाएगा। काफ़ी जगह ऑप्शन नंबर 3 सही दिया गया है। और ये आपके आया हुआ प्रश्न आर्टेट में शायद 2011 या 12 में इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर माना गया कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न रहे, पीछे न छूट जाए। तो बहुभाषा को इसलिए दिया गया क्योंकि भाषा के कारण कोई बच्चा पीछे न छूटे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। अगला आपका प्रश्न RTE 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से कौन से कार्य में नहीं लगाया जा सकता? एक 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में तो बेटा इसमें तो बच्चों इसमें तो लगाया जा सकता है आराम से। अगला है आपदा राहत कार्य में। आपदा राहत कार्य में भी जो है वो लगाया जा सकता है शिक्षकों को। चुनाव संबंधी कार्यों में भी जो वो लगाया जाता है और लगाया जा भी सकता है। अगला है प्लस पोलियो कार्यक्रमों में। तो ये कार्य अभी ANM वगैरह JNM वगैरह को दे दिया गया है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। प्लस पोलियो अभियान में इनका जो एक प्रकार से ड्यूटी जो वो नहीं लगाई जा सकती अध्यापकों की। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे मित्रों आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है मित्रों यानी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 1 प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। 2 विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। 3 अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। और 4 है ग्रेड्स प्रदान करना। तो ग्रेड्स प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है और अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना भी नहीं है, पूर्ति का पता लगाना भी नहीं है। इसमें सही जो आंसर होगा वो रहेगा प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। तो विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, तो ये तो प्रगति पर गौर करना इसी में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 न होकर के ऑप्शन नंबर 1 मित्रों सही आंसर होगा। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में किसकी झलक आती है? एक प्रकार से आपकी निदानात्मक परीक्षण की झलक थोड़ी सी आती है। निदानात्मक परीक्षण पूरे टॉपिक के बाद में अपन करते हैं और ये जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है टॉपिक में बीच बीच में भी अपने चलते रहता है कि बच्चे ने क्या सीखा, पूछ लिया प्रश्न, सीधा पूछ के मतलब मौखिक रूप से भी इसको किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रहेगा। चलिए, उम्मीद है बहुत अच्छे से
ये टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ होगा और 30 में से आपके कम से कम 25 प्लस अंक तो आए होंगे। अगर साथियों 25 प्लस अंक आए हैं, आपकी तैयारी अच्छी है और अच्छी कीजिए उसको, और 27-28 अंक आए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसको और भी शानदार कीजिए। लगातार मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर हासिल होगी। और साथियों मैं इसी तरह आपके लिए शानदार शानदार वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। लगातार चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, अन्य लोगों को ज़रूर से ज़रूर चैनल से जोड़ें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस वास्तव में बढ़ता है। उसका फ़ायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और साथियों बहुत मेहनत लगती है पेपर्स बनाने में, और साइंस के पेपर आप देख रहे होंगे कि जो टॉपिक वाइज आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है साइंस की, वो कितनी मतलब कारगर आपके लिए साबित होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपने वो साइंस की टेस्ट सीरीज़ की है। ज़रूर से ज़रूर अगर करें। अगर आपने नहीं की है तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट नाम है आपका रीट विज्ञान टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रीट विज्ञान टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके 4-5 वीडियोस अवेलेबल हैं, वो देखिएगा आप। और भी आगे आते रहेंगे, तो टॉपिक वाइज चल रही है अपनी। बाकी 51 मॉडल पेपर वैसे भी मैं आपको करवा चुका हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप 55 मॉडल पेपर आपके साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के हैं, और 51 मॉडल पेपर आप साइंस के ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टामोजो स्टोर का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।